जय हिंद दोस्तों। क्या क्रेडिट कार्ड बिल पे ना करने पर आपको हो सकती है जेल? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। क्या है कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे क्लाइंटों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, और बहुत सारे उनके सवालों का जवाब देना पड़ रहा था। आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक प्योर वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, पूरा किस्सा बताता हूँ, ठीक है। कल दरअसल हमारे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया, ठीक है। उन्होंने बताया कि सर मैंने एक फलाना ढिमकाना बैंक है, ठीक है, नाम नहीं ले सकता, उस बैंक से मैंने क्रेडिट कार्ड ले रखा था। सर अभी हुआ क्या कि मेरे पास जो है वो तुरंत के तुरंत दरअसल पुलिस से कॉल आया है। मेरा जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ से कॉल आया है। उन्होंने बोला है कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है और उन्होंने एफआईआर की कॉपी भी मुझे भेज दी है, ठीक है। और अब वो मुझे अरेस्ट करने आ रहे हैं, या तो मैं बिल पे करूं या तो वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे तुरंत रूप से, ठीक है। तो मैंने उनको समझाया कि मैं क्या, ऐसा तो होता नहीं है यार, सीधी सी बात है। आपने क्रेडिट कार्ड में ईसीएस भी नहीं लगा रखा था, अगर ईसीएस लगा भी रखा होता तो ऐसे नहीं होता, तुरंत कोई अरेस्ट वगैरह नहीं होता है और तुरंत ऐसे कोई कंप्लेंट एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं हो सकती, ठीक है। पेमेंट ना करना किसी भी प्रकार का कोई गुनाह नहीं है आपके ऊपर, चाहे तो कोई पर्सनल लोन हो, कोई क्रेडिट कार्ड हो, कोई सिक्योर लोन भी अगर हो, आप उसकी पेमेंट भी नहीं कर रहे हो तो वो भी कोई एफआईआर नहीं कर सकता आपके ऊपर किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो वो मेरे से बहस करने लगा कि नहीं नहीं सर मेरे ऊपर हो चुकी है। बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़ दबदबा रही थी, कह रहे थे सर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, ये सब कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने उन पर बोला कि एक काम करिए, आप मुझे व्हाट्सएप पर वो भेजिए, ठीक है, और मैं देख के बताता हूँ आपको। जब उन्होंने मुझे वो सब भेजा तो मैं देख के 2 मिनट के लिए चौंक गया, और मैंने जो उन्हें आंसर दिया ना वो सुन के वो चौंक गए। अब क्या था ये पूरा माजरा, इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार, आप सभी के इस चैनल लोन डिस्कवर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सेटलमेंट करवाना चाहते हो, कोई लीगल नोटिस आया है, चाहे आर्बिट्रेशन का, सेक्शन 25 का, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, चेक बाउंस का, सरफेसी एक्ट 13(2), 13(4), ऐसा कोई भी नोटिस आया है, उसका रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, उसका ऑब्जेक्शन लिखवाना चाहते हो, ठीक है, या फिर ऐसा कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, ऑन कॉल के माध्यम से आपके घर आके आप कॉल फॉरवर्डिंग की हमारी सर्विस लेना चाहते हो, होम विजिट रुकवाना चाहते हो, कॉल रुकवाना चाहते हो, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो, फिर हम आपके मैसेज का आंसर करेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, उन्होंने मुझे फिर व्हाट्सएप पर भेजा, तो मैंने देखा। जब मैंने देखा तो पहली नज़रे में ऐसे करके फेक स्टैम्प पेपर साइड का बना रखा था, वहां पर एडिट करके ऐसे, मतलब कोई भी पिक्स आर्ट वगैरह ऐसे किसी भी चीज कैनवा वगैरह वहां से एडिट करके कस्टमर का नाम लिख रखा है, नीचे लिख रखा है 420 लगा रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, फलाना ढिमकाना, अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो 4 घंटे के अंदर आपके घर पे पुलिस आ जाएगी। एक नंबर दे रखा है, वो भी रिकवरी एजेंट का है नीचे, ठीक है। तो मैंने कस्टमर को समझाया कि भाई साहब ये तो प्रॉपरली फेक है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो कस्टमर ने बोला कि सर लेकिन जो मुझे कॉल आई थी ना वो मेरे घर के नजदीकी थाने से ही आई थी, वहां पर थाने का नाम भी शो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता? अगर ये फेक है तो थाने का नाम तो शो नहीं होगा ना। तो मेरे को जो घर के नजदीकी जो थाना है मेरा, जो वहां पुलिस क्वार्टर है, ठीक है, वहां से फोन तोड़ना आ सकता है। एक बार के लिए चलो मैं नोटिस को फेक मान लेता हूं, लेकिन मैं उस कॉल को कैसे फेक मान लूं? तो मैंने बोला कि अच्छा आपको कॉल आई है, वहां पर थाने का नाम शो रहा है? तो कहते हैं हाँ सर शो रहा है। तो मैंने बोला कि भाई साहब वहां पर एक चीज चेक करो, ट्रू कॉलर पे या फिर ऐसा कोई भी जो आपके फोन में ऐप है, वहां पर रेड तो नहीं आ रहा है वो। तो कह रहे हैं हाँ सर रेड आ रहा है। तो मैंने बोला भाई वो स्कैम है 100%, ठीक है। नीचे उन्होंने कमेंट पढ़े तो वहां पर कमेंट में भी लिख रहे हैं कि फेक है, स्कैम है, फेक पुलिस बन के डराते हैं पैसे लेने के लिए, 30,000 रुपए मांग रहे हैं ये वो। तो कस्टमर कहता है कि लेकिन सर ये मुझे बताइए कि इन लोगों को थाने का नंबर कैसे पता चल गया और इनके नंबर पे लिख के क्यों आ रहा है कि थाने का है? तो आप सबके भी जो जवाब है ना, आपको भी कभी ऐसा कॉल आ सकता है या फिर आएगा, और अगर या फिर हो सकता है आ चुका हो, ठीक है, और आप काफी डर घबरा गया हो, ठीक है। कई बार क्या करते हैं 10-10 बार फोन करता है उसी नंबर से डराने के लिए, आदमी उठाते नहीं है तो सोचते हैं कि यार कहीं पुलिस कार्रवाई तो नहीं होगी ऊपर। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में होता क्या है, एक तरफ दो रिकवरी एजेंट बैठे हुए हैं, एक यहाँ बैठा हुआ एक यहाँ बैठा हुआ टेबल के। एक ने अपने फोन में उसका नंबर सेव कर लिया,
फलाना ढिमकाना पुलिस स्टेशन, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आपको उससे कॉल जाएगी ना तो वहां पर फलाना ढिमकाना पुलिस स्टेशन ही लिख के आएगा। आप एक काम कर सकते हो उसका नाम हटाने के लिए, वहां पर खुद से है ना ट्रू कॉलर वगैरह हो तो वहां पर उनका नाम फ्रॉड करके एडिट कर सकते हो। जो भी कंपनी का फ्रॉड है, हो सकता है कि वो नाम शो होने लगे अगले बंदे को, तो वो फिर डरेगा नहीं, कोई घबराएगा नहीं, ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब वो पुलिस वाले का दोबारा फोन आया। पुलिस वाला क्या, वो 10वीं फेल रिकवरी एजेंट था। ये लोग 10वीं फेल होते हैं। अब क्या है, यहाँ पुलिस वाला बन के बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ एडवोकेट बन के बैठ के बात कर रहे हैं। मैं आप सभी को एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर किसी पुलिस वाले को या किसी एडवोकेट को कोई कार्रवाई करनी होगी ना आपके ऊपर, तो ऐसे नहीं करेगा मेरे भाई, वो नोटिस भेजेगा। आपको कॉल करने का उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है। अगर यार सरकार ने या संविधान ने ऐसा कोई रूल पारित कर रखा होता कि पेमेंट ना करने पे जेल है, तो आते, कंपनी क्या करती, जाती वहां पर जाके रिपोर्ट लिखवाती, आपके घर पे आती पुलिस, आपको उठा के जेल में डाल देती। पूरे इंडिया में 6 करोड़ डिफॉल्टर हैं, इतनी तो जेलें नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो, इतनी जेलें नहीं है पूरे इंडिया में, कुल मिला के 6 लाख कैदी भी नहीं होंगे, और बताइए। और डिफॉल्टर 6 करोड़ है। आजकल हर दूसरे बंदे का क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो जाता है, पर्सनल लोन डिफॉल्ट हो जाता है, समझ रहे हो। ये सब दिए ही इसलिए जाता है, उनको पता है कि वो डिफॉल्ट होगा ही होगा, ये फिर उस पर पेनल्टी चार्ज करेंगे, इसलिए सेटलमेंट भी क्रेडिट कार्ड में बहुत आराम से करते हैं ये लोग, और पर्सनल लोन में भी कर लेते हैं। पर्सनल लोन में ईसीएस भी लगा होता है, तो ये लोग ईसीएस का केस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है अगर ईसीएस का केस कर दिया, कंपनी, बंदा जेल ही चला जाएगा, जेल भी नहीं जाएगा, वैसे भी बंदा सेम डे बेल लेगा, अगर बेल नहीं लेगा तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है ना, क्योंकि वो कोर्ट में केस चलता रहेगा। अगर बेल ले लेता तो कितने भी दिन चलाते रहो केस, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल, समझ रहे हो। तो उनका फोन आया भाई साहब का, जो रिकवरी एजेंट थे। तो कस्टमर ने क्या करा कि मुझे लाइन पे ले लिया, कहते सर 1 मिनट बात करना जरा। तो मैंने पूछा कि आप अच्छा पुलिस स्टेशन में हैं, तो आपकी पोस्ट क्या है। तो कहता मैं एसएचओ हूँ जी। मैंने एसएचओ की फुल फॉर्म पूछी, तो कहने लगा स्टेशन फलाना डिफाना माटरा, कुछ पता नहीं है। जब मैंने 2-4 चीजें और पूछी तो फोन काट के ब्लॉक कर दिया। कस्टमर खुद फोन कर रहा है लेकिन ब्लॉक कर दिया। तो इसीलिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको, सीधी सी बात है, अगर किसी भी पुलिस वाले का कॉल आ रहा है या फिर किसी एडवोकेट का कॉल आ रहा है लोन के अंदर, तो वो 100% फेक है। आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं हो सकती इस देश के किसी भी थाने में। आपने कोई क्राइम नहीं करा है, अनलेस आपने कोई 420 ना करी हो। 420 क्या, वो भी चेंज हो गया, अब 316 318 बन गई है, ठीक है, वो ना करी हो। जैसे मतलब क्या, कोई फेक डॉक्यूमेंट ना दिया हो। आजकल क्या होता है, कई रूरल एरिया में लोग फेक डॉक्यूमेंट देने लगे हैं, गांव खेड़े के एरिया में, और यहाँ पर भी हो जाता है। कोई बैंक वगैरह वालों से जान पहचान हो, जो लोन के दलाल होते हैं वो करवा देते हैं फेक डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के। आपको कभी भी कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं देना। अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट दे रखा होगा तो वो आपके जान का फंदा बन जाएगा, समझ रहे हो। ये आपको बाद में उस चीज को लेकर हैरास भी कर सकते हैं। अगर आपने दे रखा है तो चुपचाप होकर बैठ जाओ फिर। अगर आप पहले ऐसे मतलब जान लो, मान लो कोई फेक सैलरी स्लिप वगैरह दी थी, अगर ऐसा कर चुके हो तो यार चुपचाप बैठ जाओ फिर। अगर कुछ होता भी है तो देखी जाएगी बाद में, वैसे होगा नहीं कुछ, मुझे पता है, क्योंकि ज्यादातर बैंक ऐसी चीजें नहीं करती हैं, ठीक है। तो फिर वो कस्टमर को जान में जाना है, उन्होंने पूछा कि सर ऐसा करती क्यों है बैंक, बैंक को ऐसा क्या जरूरी है, मैं सेटलमेंट तो करने चाहता हूँ ना। तो मैंने बोला मेरे भाई बैंक नहीं कर रहा ये सब, ये कर रही है थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी। बैंक को आपके लोन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूं क्यों। बैंक, आप किसी भी बैंक चले जाओ, ठीक है, किसी भी बैंक चले जाओ, वहां पर जो बैंक के एम्प्लॉय होंगे, कैशियर होंगे, पासबुक अपडेट करने वाला होगा, मैनेजर होगा, उन पे जाके पूछिए कि सर ये जो बैंक रिकवरी एजेंट होता है ये रिकवरी कैसे करते हैं। वो बोलेंगे भाई साहब हमें ऐसा कुछ पता ही नहीं है। जी हाँ, उन पे पूछो कि सर जो रिकवरी एजेंट होते हैं इसे करने के लिए क्या एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, वो बोलेंगे जी हमें नहीं पता, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं। जी हाँ, ये जो एजेंसी होती है ये ऐसे ही एक छोटा कमरे में 4-5 लोग बैठे हुए हैं, 4-5 लड़कियां बैठा रखे हैं, 2-4 लड़के रिकवरी एजेंट रख रखे हैं और रिकवरी कर रहे हैं। वही कभी पुलिस वाला बन के फोन कर रहे हैं, कभी एक बार तो मेरे एक क्लाइंट को हाई कोर्ट का जज बन के फोन कर दिया था। मतलब हाई कोर्ट के जज को कोई काम ही नहीं है, वो तुम्हारा 30,000 का, 40,000 का, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के लोन की रिकवरी करेगा, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे तो ये रिकवरी करने की ट्राई करते हैं। अब कुछ बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़े लिखे क्या, जिनमें दिमाग नहीं होता, वो फंस जाते हैं इसके अंदर।
जिनको अपने राइट्स नहीं पता वो फंस जाते हैं। हमारे कई क्लाइंट हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं, बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते, लेकिन उनको अपने राइट्स पता है, और जिसको अपने राइट्स एक बार पता चल गया उसको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है, ठीक है। और हाँ, कई भाई लोग पूछेंगे सर आपने क्रेडिट कार्ड को तो बता दिया, अब पर्सनल लोन में ज्यादा, मान लो पर्सनल लोन में तो जेल नहीं होगी मेरे भाइयों। पर्सनल लोन में सिर्फ एक तरीके से आपको जेल हो सकती है, अगर मान लो आपको कोई सेक्शन 25 का समन आया और अरेस्ट वारंट इशू हो गया, उसके अंदर हो सकती है। कैसे? मान लेते हैं आपको पहले समन इशू हुआ, फिर बेलेबल वारंट इशू हुआ, आपने उसको भी इग्नोर कर दिया, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ, आपने उस दिन भी जाके जमानत नहीं ली, फिर जाके अरेस्ट वारंट इशू होगा और आपको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी मैं बताता हूं, जैसे ही सेक्शन 25 का आपके ऊपर समन आता है, ठीक है, या केस होता है, तुरंत रूप से उस पर अपनी जमानत ले लीजिए। जमानत आपकी बहुत कम दाम में हो जाएगी। कई भाई लोग पूछते हैं खर्चा कितना आता है, तो मेरे भाइयों वकील करने के ऊपर है, आप 10,000 वाला वकील करो या 1,500 रुपए वाला वकील करो। अब 2 एग्जांपल देता हूं। एक हमारे गुप्ता जी हैं जिन्होंने बंगाल जाके अपनी बेल करवाई थी, उनका खर्चा आया था टोटल कुल मिला के 6,000 रुपए का, ठीक है। क्योंकि वो वहां पर गए नहीं तो उन्होंने यहीं से एक वकील कर लिया था, उसमें 6,000 का खर्चा आया था। और एक हमारे क्या नाम है, दीपक चौहान साहब है, महाराष्ट्र के वो रहने वाले हैं, ठीक है। उनका जो केस हुआ था वो जयपुर के अंदर हुआ था, ठीक है। उनका मात्र कितना, सोच के देखो, 1,600 रुपए के अंदर बेल हुई थी। इसमें बेल बॉन्ड इंक्लूड नहीं है। उन्होंने क्या करा था, अपनी गाड़ी की आरसी लगा दी थी, तो उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप अपनी गाड़ी की आरसी, खेत की खतौनी, जमीन के पेपर्स, ये सब भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बेल बॉन्ड के रूप में हो जाएगा और आपकी जो वकील की फीस रहेगी वो होती है। तो इसीलिए आप जैसा वकील करते हो वैसी आपकी फीस रहती है। मिनिमम 1,000-1,500 रुपए में भी हो जाएगी आपकी जमानत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए घबराए बिल्कुल मत, टेंशन बिल्कुल मत ले। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम लगती है, यहाँ नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट करें। कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया, ऑब्जेक्शन लिखवाना हो, किसी और नोटिस का ऑब्जेक्शन लिखवाना हो, कोई नोटिस चेक करवाना हो, हैरेसमेंट दूर करवानी हो, कॉल फॉरवर्डिंग लेनी हो, या फिर ऐसी कोई भी सेटलमेंट करवाना चाहते हो, कोई और दिक्कत है, यहाँ नंबर आ रहा है, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।